अभी चंद दिन पहले, मेरा ख्याल है हफ्ते भर पहले, भारत की एक सबसे पुरानी पार्टी, उस पार्टी में मुझे लगता है कि यहां जितने लोग बैठे हैं, हमारा कोई ना कोई पुरखा उसके साथ खड़ा होकर लड़ा होगा भारत की आजादी में, जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। बाकी पार्टियां बाद में बनी, लेकिन हम सब के कोई ना कोई रिलेशन में जरूर उस पार्टी से कनेक्टेड रहा होगा। ये बात अलग है कि उस वक्त वो पॉलिटिकल पार्टी थी, अब एक गिरोह हो गया है। इट्स ए गिरोह नाउ, इट्स ए गैंग। अब उसमें एक डॉन है, बाकी उसके चेले चपाटे हैं। एक से कहा जाता है कि तुम हिंदू आतंकवाद को फंसाओ, दूसरे से कहा जाता है तुम किताब लिखो कि 26/11 आरएसएस की साजिश है। एक सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्रिएट की जाती है, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। उसमें इस देश के ऐसे ऐसे लोग रखे जाते हैं कि उनको सबको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। वो भारत की मेजॉरिटी के ऊपर एक कानून बनाते हैं जिसे कम्युनल वायलेंस बिल कहते हैं। उसमें हिंदुओं के लिए शरिया कानून लागू है और मुसलमानों के लिए आईपीसी है। उसका बहुत शॉर्ट में मैं आपको इतने ही बता सकता हूं, इससे ज्यादा उसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब जो इंटरनल मामलात हैं, हम जो जगह जगह हालात खराब हो रहे हैं, अब तक ये देश समझता था कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं भाई, कुछ स्लीपर सेल हैं जो सरोजनी नगर के अंदर बम धमाका करते हैं, जो आपके शहर में पहले करा करते थे। वो अलग बात है कि एक आपने चौकीदार बैठाया है, तो धमाके 15 साल पहले बंद कर दिया आपने। लेकिन इस देश में गुजरात के अलावा भी राज्य हैं, वहां तो कोई चौकीदार नहीं है। वहां तो वो लोग हैं जो अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि हम सत्ता में आए। ये मैनिफेस्टो ऑफिशियली एक बड़ी पार्टी का उत्तर प्रदेश में ये लिखता है, और ये हिम्मत हो जाती है लिखने की, क्योंकि उनको पता है कि ये जो मेजॉरिटी का समाज है ये बोलेगा नहीं भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, ये सब अपने काम धंधे में बिजी है भाई। उसने ऑफिशियली अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो जो मुसलमान आतंकवादी जेलों में बंद हैं हम उनको छुड़वाएंगे। अब आप ये कहेंगे कि भारत की इंटरनल सिक्योरिटी का सिर्फ इंटरनल मतलब है, तो मैं मानता हूं कि 90% भारत को जो अंदरूनी खतरे हैं उसके विदेशी डायमेंशंस हैं, उसके तार वहां हैं। और वो तार कैसे हैं कि अभी 4-5 दिन पहले देश की सबसे पुरानी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। उस मैनिफेस्टो में, मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो पे कमेंट करने का मुझे कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन जिस विषय को मैं मंजर आम करना चाहता हूं उसमें से सिर्फ 4 पॉइंट मैंने उठाए हैं। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री क्या कहती है? आर्टिकल 35A हटेगा तो हम 1947 कर देंगे। 370 पे बात होगी तो कश्मीर अब से अलग हो जाएगा। यही बात आज वहां का फॉरेन ऑफिस कह रहा है, पाकिस्तान का कह रहा है कि नहीं कह रहा है? अब आप कहेंगे कि भारत के अंदर जो कुछ है कि हम भारत के कुछ लोगों को पकड़ लें या भारत के कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लें, ये उससे बात नहीं बनेगी। और ये कौन कह रहा है? उस राज्य के तीनों मुख्यमंत्री, वो चाहे फारूक हो, अब्दुल्ला हो, महबूबा हो और तमाम सारे जितने लोग हैं, चाहे वो हुर्रियत की शक्ल में हो, प्रोफेसर, सब एक ही बात कह रहे हैं। और यही बात पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कह रहा है। दूसरी बात, एक बात कही गई कि 1992 के अंदर इस देश में एक कानून आया, आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, आसवा। उसका अपना पर्पस था कि भाई कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां आर्मी को काम करना पड़ता है, और आर्मी से अगर भारत की सुप्रीम कोर्ट उसको डायरेक्शन देती जैसे देती है, उससे बचाने के लिए उसकी मिसाल मैं आपको दूंगा तो आप काफी देर तक हंसेंगे कि भाई इस स्पेशल पावर एक्ट से देने से आप आर्मी को रोज रोज FIR, मानवाधिकार, इसको क्यों मारा, ऐसे क्यों मारा, इसके लिए वो दिया गया। अभी कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में आसफा हटाने की बात कही गई है। यही हुर्रियत कह रही है, यही महबूबा कह रही है और यही पाकिस्तान कह रहा है। एक घटना घटी इस देश में, बवाल मचा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि 5 करोड़ इल्लीगल बांग्लादेशी मुसलमान इस देश में हैं, उसको निकालने की प्रक्रिया भारत सरकार को तय करनी चाहिए।
अभी हम उसकी प्रक्रिया शुरू भी करते, वो प्रोसेस ऑन ही नहीं हुआ था, उससे पहले आप बर्मा से रोहिंग्या मुसलमान आ गए। आपके मैनिफेस्टो में जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी ने जो दम भरती है कि हमने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और पिछले 70 साल से हम सत्ता में थे, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि सत्ता में आने के बाद हम लोगों के असाइलम लेने के तरीके को भी कमजोर करेंगे। तीसरा, जेएनयू में नारे लगे, जादवपुर में नारे लगे, हैदराबाद में नारे लगे, नारे सब लगाएं, कोई दिक्कत नहीं, नारे तो लगी रहे इस देश में। आपने उन नारों के बाद क्या कहा कि 124A कैपिटल ए, जो भारत में देशद्रोह को लेकर के है, कौन देशद्रोही कहलाएगा कौन नहीं कहलाएगा। तो 5 साल में इस देश के राष्ट्रवाद का टेम्परेचर इतना हाई हो गया है कि बहुत सारे लोगों को लगा कि यार ये सारे लोग अगर राष्ट्रवादी हो गए तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो लोग राष्ट्रवादी न बने और उनको डर लगा, तो उन्होंने कहा हम 124A को भी समाप्त कर देंगे। अब इस देश में देशद्रोह करना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, हम दुनिया की अद्भुत डेमोक्रेसी है। ट्रंप अपने देश में खड़े होकर कह सकता है कि नाउ द सैचुरेशन पॉइंट हैज कम, थैंक यू वेरी मच, वी डोंट वांट एनीबॉडी हियर। लेकिन आपके यहां नहीं कह सकते, क्योंकि आप जैसी कहेंगे आप कम्युनल हैं। इस देश में राष्ट्रवाद की बात करना, सही बात को सही कहना, मुसलमानों का आतंकवाद है उसका धर्म अगर आप ढूंढ लेंगे तो कहेंगे ये आदमी जो है आरएसएस का है, ये देश को तोड़ना चाहता है। लेकिन 1984 में कुछ सिखों के कारण सिखों का धर्म पता चल गया, इस देश में 3-4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आप सब लोग ज्यादा वाकिफ होंगे किन हालातों में किया, और जिस सरकार ने किया उस सरकार ने 8-8 साल तक उन पर चार्जशीट नहीं की। यह बात अलग है कि वो धीरे धीरे सारे लोग छूट गए। उन 3-4 लोगों के पकड़े जाने से इस देश में हिंदू आतंकवाद का पता चल गया। लेकिन 5000 इस देश में पिछले 25 साल में बम धमाके हुए, कोयंबटूर से लेके अजमेर और अजमेर से लेके अयोध्या और अयोध्या से लेके जम्मू तक। लेकिन इन बम धमाकों के पीछे जो था उनका धर्म नहीं पता चल पा रहा। इतना गूढ़ क्वेश्चन है, इतना कॉम्प्लेक्स है, पता ही नहीं चल पा रहा है। यहां तक लोगों के आता है निकल नहीं पाता मुंह से।